Hello students, welcome to Educare Science Solution. Today's topic is phylum Echinodermata. ये जो term Echinodermata है, this was given by Jacob Klein in 1734 and this term Echinos means hedgehog. अगर आप लोगों ने मैमल्स में एक एनिमल देखा होगा जिसकी बॉडी पे बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, hedgehog. सोनिक द हेजहॉग एक सीरियल भी आता था, उसमें आपने देखा होगा इसके शरीर पर बड़े बड़े कांटे होते हैं, तो उसी से ये टर्म लिया गया है इकिनोज. इकिनोज मीन्स ये होता है हेजहॉग. तो जितने भी इकाइनोडर्म्स हैं इनकी खास बात ये होती है कि इनकी जो स्किन होती है उस पर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, अगर आप इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इकाइनोडर्म्स का जो इवोल्यूशन है वो एक पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन इवोल्यूशन हुआ था एनेलिडा से. एनेलिडा से तीन अलग अलग ब्रांचेस फ्लोरिश हुई, जिनमें आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क और इकाइनोडर्म्स. तो आर्थ्रोपोड्स आप जानते हैं सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली स्पीसीज हैं. उसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी पर एक एक्सटर्नल कवरिंग बनाई थी काइटिन की. ठीक है, जिससे वो प्रोटेक्ट किए अपने बॉडी को फ्रॉम द बीइंग डिहाइड्रेटेड. पानी को सेव किया, डिहाइड्रेशन से बचे और डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंट्स में अपने को अडॉप्ट कर लिए. दूसरा जो ग्रुप है मोलस्क, इन्होंने अपने बचाव के लिए क्या किया, अपनी बॉडी पे एक हार्ड स्केलेटन बना लिया जिसको हम शेल कहते हैं. ज्यादातर मोलस्कन्स चूंकि बॉडी सॉफ्ट थी, इन्होंने अपनी बॉडी पे शेल बना लिए. कुछ जो अनसेल्ड हैं उन्होंने सर्टेन पॉइजन ग्लैंड्स डेवलप करी हैं, जैसे लेविकॉली से कुछ एग्जांपल मोलस्क का जब आप पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे. अब इकाइनोडर्म्स को क्या करना था, तो इन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या किया, अपनी बॉडी पे स्पाइंस डेवलप कर लिए. इकिनोज मीन्स हेजहॉग और डर्मा मीन्स स्किन. तो इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, स्पाइनी हो जाती है. ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. हम पहले के प्रीवियस वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, विच स्टार्ट्स राइट फ्रॉम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने प्रोटोजोआ में पढ़ा. फिर ओरिफेरेंस में सेलुलर ग्रेड कहा जाता है, नीडेरियंस में टिश्यू ग्रेड का है, और उसके ऊपर फिर जितने भी फाइलम्स हैं उनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का है या ऑर्गन सिस्टम का है. इनकी जो खास बात है इकाइनोडर्म्स की, इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सिमेट्री पाई जाती है. जितने भी इनके एडल्ट एग्जांपल्स हैं सब में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और ये रेडियल सिमेट्री जो है ये पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है. पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री. इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी इकाइनोडर्म की बॉडी को 5 ऐसी प्लेन्स होंगी जहां से आप इसको अगर कट करेंगे तो ये 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री. वैसे इसके जो लार्वल फॉर्म्स हैं उनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है. ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ट्रिप्लोब्लास्टिक. आप जानते हैं जितने भी मेटाजोन्स हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. अनसेगमेंटेड बॉडी होती है. आप ध्यान दीजिएगा कि एनेलिडा में बॉडी सेगमेंटेड होती है. ओरिजिन इनका एनेलिड से हुआ है, लेकिन इन्होंने बॉडी सेगमेंटेशन को लॉस कर दिया है. इकाइनोडर्म्स की बॉडी अनसेगमेंटेड होती है और सीलोमेट होते हैं, एंट्रोसीलस होते हैं. ये एक बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर है, आपको इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये वो कैरेक्टर है जो इकाइनोडर्म्स को कॉर्डेट्स की तरफ ले जाता है, यानी कोरिलेट करता है कॉर्डेट्स को इकाइनोडर्म से. जबकि इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो नॉन कॉर्डेट जैसे हैं, लेकिन ये कैरेक्टर है जो इसको कॉर्डेट्स की तरफ ले जाता है, क्योंकि जितने भी नॉन कॉर्डेट सीलोमेट्स हैं, अब आप हमने पहले के वीडियो में डिस्कस किया है इस सब चीजों को. जो सीलोमेट्स होते हैं, ट्रू सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं, साइजोसीलोमेट और एंट्रोसीलोमेट. तो जो अदर सीलोमेट नॉन कॉर्डेट्स है वो साइजोसीलोमेट्स होते हैं, यानी उनमें जो शीलोम बनता है वो मीजोडर्मल सेल्स की स्प्लिटिंग से बनता है.
जबकि इनमें जो एंट्रोसिलोमेट्स होते हैं इसमें एलिमेंट्री कैनाल के इन्वेजिनेशन से सीलोम का डेवलपमेंट होता है। इसलिए इकाइनोडर्म्स जो है वो क्लोज हैं किसके, कॉर्डेट्स के, और इसी वजह से इकाइनोडर्म्स को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंट्रोसिलस सीलोमेट होते हैं ये। हेड एब्सेंट होता है। हेड का जो कॉन्सेप्ट है वो सेफेलिक गैंग्लियन या ब्रेन से होता है। इनमें चूंकि सेफेलाइजेशन, यद्यप सेफेलाइजेशन तो आपके एस्केलमेंथीज से शुरू हो गया था, इवन प्लेटिहेलमेंथीज में भी सेफेलाइजेशन है, लेकिन इनमें इकाइनोडर्म्स में हेड जैसी कोई चीज नहीं होती है। बॉडी जो है वो मार्क होती है 5 सिमेट्रिकल रेडिएटिंग एरियाज। अगर किसी भी इकाइनोडर्म को आप देखेंगे तो उसमें एक सेंट्रल प्लेस होगा और वहां से 5 रेडिएशंस होंगे। ठीक है, ये जो रेडिएटिंग एरियाज हैं ये रेडियाई कहलाते हैं और इनके बीच की जो खाली जगह है ये इंटर रेडियाई कहलाती है। ये एम्बुलेक्रा और इंटर एम्बुलेक्रल एरियाज कहलाते हैं। एक और खास बात है, यद्यपि स्केलेटन का डेवलपमेंट आर्थ्रोपोड्स में भी है, लेकिन ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स में जो स्केलेटन है, इंटरनल स्केलेटन खासकर, वो एक्सोडर्मल ओरिजिन का है। एपोडीम्स के रूप में आपने पढ़ा होगा, एपोडीम्स कहलाते हैं। इकाइनोडर्म्स में एक्चुअल मीजोडर्मल ओरिजिन का एंडोस्केलेटन है। ये भी एक कैरेक्टर है जो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इकाइनोडर्म्स डेवलप हो रहे थे टुवर्ड्स दी कॉर्डेट्स। ठीक है, इनमें जो एंडोस्केलेटन है ज्यादातर स्पिक्यूल्स हैं और ऑस्किल्स हैं, जो कि कैसे हैं, मीजोडर्मल ओरिजिन के हैं। देन वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूबफीड्स और मैड्रिपोराइट। ट्यूबफीड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ज्यादातर जो इकाइनोडर्म्स हैं वो इन ट्यूबफीड्स की मदद से लोकोमोट करते हैं, और मैड्रिपोराइट जो है एक सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एबोरल सरफेस पे प्रेजेंट होता है वाटर के फिल्ट्रेशन के लिए। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जैसे आपने स्पंजेस में पढ़ा, निडेरियंस में पढ़ा, क्योंकि ये सब के सब क्या है, एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स हैं, एक्वेटिक है, मैरीन है, तो लाइफ टोटली डिपेंड करती है वाटर पर। ठीक है, तो इसलिए इनमें वेल डेवलप्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा ही है, एक्सक्लूसिवली मैरीन है। ऑटोटोमी एंड रीजनरेशन, इकाइनोडर्म्स में ऑटोटोमी भी है। जब कभी भी ये डेंजर में होते हैं या कोई प्रेडेटर इनके किसी बॉडी पार्ट को पकड़ लेता है तो उसको ये शेड ऑफ कर देते हैं और वहां से स्केप कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑटोटोमी। और कुछ दिन बाद वो रिजेनरेट हो जाता है, तो हाई पावर ऑफ रिजेनरेशन होती है इनमें। सेक्सेस सेपरेट होते हैं या हर्मेफ्रोडाइट भी होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जो हर्मेफ्रोडाइट हैं। ये जो एस्टेरोइडिया ग्रुप के ज्यादातर एनिमल्स जो हैं ये यूनिसेक्सुअल हैं, जबकि जो होलोथूरियंस हैं वो हर्मेफ्रोडाइट हैं। इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग से नहीं होते, क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपने निडेरियंस में भी देखा है, कोरिफेरंस में देखा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही हेल्प करता है इन रेस्पिरेशन एंड इवन इन ट्रांसपोर्टेशन आल्सो। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। इनके सभी ग्रुप्स में आप अलग अलग तरह के लार्वल फॉर्म्स पाएंगे। कोई एक लार्वा जो है वो इकाइनोडर्म्स के लिए नहीं है। अभी जब हम क्लासिफिकेशन बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि अलग अलग जो इसके ऑर्डर्स हैं उनके अलग अलग लार्वल फॉर्म्स हैं। सेंसरी ऑर्गन्स में इनमें टैक्टाइल ऑर्गन्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं और टर्मिनल टेंटिकल्स होते हैं। इनकी जो आर्म्स होती हैं उनके टर्मिनस पर स्पेसिफिक टेंटिकल्स होते हैं जो सेंस के लिए होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में ब्रैंकियाई, ट्यूबफीट है, रेस्पिरेटरी ट्री और बर्सई हैं। ये ज्यादातर जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इसकी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं सी वाटर के। तो जो गैसियस एक्सचेंजेस होती हैं ज्यादातर वहीं से होती हैं। प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम रेडियल नर्वस सिस्टम है। चूंकि हमने आपको बताया सेफेलाइजेशन नहीं है, कंसेंट्रेशन नहीं किसी खास जगह पर नर्व्स का, पूरी बॉडी में ही एक नर्वनेट की तरह जैसे नीडेरियंस में फैली रहती है वैसे ही रेडियल नर्व्स होती हैं जो सेंसरी ऑर्गन से कनेक्टेड रहती हैं और मैसेजेस को ट्रांसफर करती हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बहुत वेल डेवलप्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ह्यूमन सिस्टम के रूप में प्रेजेंट है जो ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन और डिफेंस के काम आता है।
तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। अब हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। नाउ वी मूव टू क्लासिफिकेशन। इकाइनोडर्म्स जो ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं, ये इनके लोकोमोशन के आधार पर हैं। इनको दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, सब फाइलम पैल्मेटोजोआ और सब फाइलम इलियोथेरोजोआ। पैल्मेटोज मीन्स होता है फिक्स्ड, यानी कि इस सब फाइलम में वो एग्जाम्पल्स हैं जो किसी न किसी सबस्ट्रेटम से फिक्स हो जाते हैं, जबकि जो इलियोथेरोज जो वंश है, इलियोथेरोज मीन्स होता है लोकोमोटिव, तो जो मूवमेंट करने वाले या स्विम करने वाले एग्जाम्पल्स हैं वो सब इलियोथेरोजोआ में है। पहले पैल्मेटोजोआ की बात कर लें। चूंकि स्टार्क इकाइनोडर्म्स हैं, इसमें एक क्लास है क्राइनोइडिया, जिसका एग्जाम्पल एंटीडॉन और न्यूमिट्रा है। ये कॉमनली सी लिली या फेदर स्टार्स कहलाते हैं। इनमें जो ट्यूब फीट्स हैं उनमें सकर्स नहीं होते, क्योंकि लोकोमोशन के लिए इनको ट्यूब फीट्स की आवश्यकता नहीं होती है, और सकर्स ट्यूब फीट में जहां होंगे तो वो लोकोमोशन में मदद करेंगे। तो चूंकि फिक्स्ड एनिमल्स हैं तो इनमें इसकी जरूरत नहीं होती। तो कॉमन नेम जो है इनका सी लिली कहलाते हैं। एंटीडॉन याद रखिएगा, कॉमन नेम से इसमें इकाइनोडर्म्स में जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर कॉमन नेम से बनते हैं, तो अगर आप कॉमन नेम्स पे ध्यान देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा जो सब फाइलम है इलियोथेरोजोआ के। ये फ्री लिविंग इकाइनोडर्म्स हैं। इनमें 4 क्लास में डिवाइड किया गया है इनको। क्लास एस्टेरोइडिया, ऑफियोरोइडिया, होलोथेरोइडिया और इकाइनोइडिया। ये जो नाम है इसके चारों ही क्लास के, ये इसके रिप्रेजेंटेटिव जो एनिमल्स हैं उनके नाम में लिए गए हैं। एस्टेरोइडिया, एस्टेरोइडिया की खास बात है, ये एस्टर मीन्स होता है स्टार, तो इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये स्टार लाइक है। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आप सब लोग उससे परिचित होंगे। स्टारफिश आप जानते हैं, स्टारफिश बड़ी खूबसूरत सी एनिमल, 5 आर्म। वैसे आपको बता दें कई सारी स्टारफिश होती है जिसमें 5 से ज्यादा भी आर्म्स निकल आती हैं, लेकिन इन जनरल जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें एक सेंट्रल डिस्क और उससे रेडिएटिंग 5 आर्म्स। ठीक है, तो इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं ये स्टार लाइक हैं। 2 ऑर्डर्स में, 2 इंफ्रा क्लास में डिवाइड किया गया है इनको, सोमेस्टेरोइडिया और यूएस्टेरोइडिया, जिनमें से सोमेस्टेरोइडिया फॉसिल एग्जांपल्स हैं, इसलिए आपके सिलेबस में शायद नहीं है फॉसिल एग्जांपल्स। लिविंग ऑर्डर्स की बात करें, यूएस्टेरोइडिया में 3 ऑर्डर्स हैं। वैसे आपको क्लियर करते हैं कि ऑर्डर्स इनमें कई सारे हैं, लेकिन हमने कुछ वही ऑर्डर सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बीएससी और एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसमें 3 जो मेन ऑर्डर्स हैं, फाइमिरोजोनिया जिसका एग्जाम्पल पेंटासिरास है। आपके सिलेबस में या तो स्टारफिश एस्टेरियास होगा या पेंटासिरास होगा, ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके सिलेबस में एस्टेरियास है एज ए रिप्रेजेंटेटिव एनिमल, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें रिप्रेजेंटेटिव जो एनिमल है वो पेंटासिरास है, ना कि एस्टेरियास है। दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। यही इसी डायग्राम में अगर मैं क्लियर कर दूं तो जो पेंटासिरास होते हैं इनमें ये जो ग्रुप्स हैं ये ब्लंट होते हैं, पॉइंटेड नहीं होते, और सेंट्रल डिस्क जो है बहुत क्लियर सेपरेट नहीं होती। जो पहले डायग्राम जो देख रहे थे आप उसमें सेंट्रल डिस्क बहुत क्लियरली विजिबल होती है, कहां से सेंट्रल डिस्क थ्रू है और कहां से आर्म्स थ्रू है, जबकि पेंटासिरास में ये नहीं दिखती। इवन इसकी जो टिप्स होती हैं ये भी पॉइंटेड ना होके ब्लंट होती हैं। ये है पेंटासिरास या सी पेंटागन कहलाती है, कॉमन नेम सी पेंटागन है। ठीक है, सी पेंटागन, जबकि एस्टेरियास जो है ये स्टारफिश कहलाती है। वैसे इन जनरल तो सभी स्टारफिश कह देते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि पेंटासिरास जो है ये एक्चुअली सी पेंटागन कहलाता है। ठीक है, तो आप देखते ही पहचान सकते हैं अगर कोई स्पेसिमेन आपके सामने रखा है कि ये एस्टेरोइडिया का है या एस्टेरोइडिया के तो होंगे ही, फाइमिरोजोनिया का है या फॉर्सिकुलेटा का है। ठीक है, ये जो डिवीजन है
ये एक्चुअली इनकी स्किन पे प्रेजेंट जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं उनके आधार पर है। ठीक है, तो इसको और डिटेल में जब आप एस्टीरियास पढ़ेंगे तो वहां पर एक्सप्लेन किया जाएगा। देन वी मूव टू ऑफियोइडिया जो क्लास है, इसमें दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। ऑफियोरी जिसका एग्जांपल है ऑफियोथ्रिक्स। ऑफियन मीन्स होता है स्नेक, और इसकी जो खास बात है, देखने में स्टार जैसे ही होता है लेकिन इसमें डिस्क जो है बिल्कुल सेपरेट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डिस्क है इसकी, और 5 आर्म्स जो है इसकी ये सी वाटर में इस तरह से मूव करती हैं जैसे कि 5 स्नेक्स डांस कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया ऑफियोथ्रिक्स, स्नेक लाइक की स्टारफिश। ठीक है, दूसरा जो इसका कॉमन नेम दिया गया है ये ब्रिटल स्टार है। ब्रिटल मीन्स टूट जाने वाला। तो ये बड़ी आसानी से जब भी कोई प्रेडेटर या झटका इसको लगता है, शॉक लगता है, तो इसकी आर्म्स टूट जाती हैं और फिर नहीं निकल आती हैं। जैसे हमने बताया जनरल कैरेक्टर में रिजेनरेशन की हाई पावर होती है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया ऑफियोथ्रिक्स और कॉमन नेम दिया गया ब्रिटल स्टार। ठीक है, जो लार्वल फॉर्म है इसका ऑफियोप्लूटियस, ये यहां पर ओवरलैप हो गया है। मैंने अभी आपको जनरल कैरेक्टर्स में बताया था कि इसमें अलग अलग लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं और हर एक जो इसका क्लास है उसमें अलग अलग लार्वल फॉर्म्स हैं। ऑफियोप्लूटियस, ये भी आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एस्टेरोइडिया है इसमें जो लार्वल फॉर्म्स हैं ये ब्रैकियोलेरिया और बाइपिनेरिया दो लार्वल फॉर्म्स हैं, जबकि जो ऑफियोइडिया है इसमें जो लार्वल फॉर्म है इसका नाम है ऑफियोप्लूटियस। तो आप इन लार्वल फॉर्म्स को भी याद रखिएगा, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल हो सकते हैं, उनके लार्वल फॉर्म्स दे सकते हैं, आप क्रॉस मैचिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, मैच वाले एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस भी आते हैं एमसीक्यू में, तो आप ध्यान रखिएगा लार्वल फॉर्म्स, कौन सा लार्वल फॉर्म किस क्लास का है। ठीक है, ज्यादातर क्लास या रिप्रेजेंटेटिव जो एनिमल है उसका हमने आपको बताया, क्योंकि क्लास के नाम जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल पे हैं। जैसे एस्टेरोइडिया एस्टेरियास पे है, ऑफियोरोइडिया जो है ऑफियोथ्रिक्स पे है। तो या तो आपको एग्जाम्पल दे रखा होगा, एनिमल के नेम दे रखे होंगे और उनके लार्वल फॉर्म सामने के कॉलम में होंगे, या हो सकता है कि सीधे सीधे क्लास का नाम दे दिया हो और लार्वल फॉर्म दे रखे हो, तो आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा जो ऑर्डर है इसका गोर्गोनोसेफेलस, ये बास्केट स्टार्स कहलाते हैं। कारण क्या है कि इनकी आर्म में जो पिन्यूल्स होते हैं वो आपस में ऐसा लगता है जुड़ गए हैं, जिससे बास्केट का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इसलिए बास्केट स्टार कहलाते हैं। नाउ होलोथेरोइडिया, नेक्स्ट जो क्लास है क्लास 3, इसमें दो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, डेंड्रोकाइरोटा और एस्पिडोकाइरोटा। दोनों में ही जो एग्जांपल्स हैं, डेंड्रोकाइरोटा का एग्जांपल है कुकुमेरिया और एस्पिडोकाइरोटा का एग्जांपल है होलोथोरिया। ये कॉमनली सी कुकुम्बर्स कहलाते हैं। अगर आप कुकुम्बर तो सभी लोग जानते हैं, कुकुम्बर और इसकी ब्रांचेस, इसमें जो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है, बॉडी इलांगेटेड हो जाती है, और जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं ये इसके एंटीरियर रीजन पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी ट्री बनाते हैं। दोनों में ही लगभग एक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए इनका कॉमन नेम जो है सी कुकुम्बर रखा गया है। इनमें जो लार्वल फॉर्म है इसका लार्वा ऑरिकुलेरिया लार्वा कहलाता है। ठीक है, ऑरिकुलेरिया। नाउ इकाइनोइडिया, जो इस फाइलम का सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल जिस क्लास में पाया जाता है दैट इज इकाइनोइडिया, जिसके नाम पे ही इस पूरे फाइलम का नाम पड़ा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है इकाइनस, जो कि ऑर्डर रेगुलेरिया या ये जो इसमें इंफ्रा क्लास है और ये इसके ऑर्डर्स हैं। रेगुलेरिया में
डिमेटोइडिया, इसमें एग्जाम्पल है डायडिमा और इकाइनस। ये जो इकाइनस है ये इसका लार्वल फॉर्म इकाइनोप्लूटियस है। इकाइनस की खास बात यह है कि ये राउंडेड बॉडी होती है इसकी, और इस पे बड़े बड़े स्पाइन्स होते हैं, और ये मूवेबल स्पाइन्स होते हैं, बल्कि यही स्पाइन्स ही इसके लोकोमोटिव ऑर्गेनल्स होते हैं। इन स्पाइन्स की मदद से ही ये चलता है। और इकाइनस के बारे में इकाइनस से ही रिलेटेड एक वर्ड है सी डिजर्ट। अब ये सी डिजर्ट क्या है? एक्चुअली डिजर्ट तो आप जानते हैं रेगिस्तान। इकाइनस के पास एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एरिस्टोटल्स लैंटर्न, जिसकी मदद से ये अपने फूड को क्रश करते हैं। ठीक है, ये बहुत खाते हैं, वोरेशियस फीडर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये समुद्र में जो वेजिटेशन होता है, खासकर कैल्प्स जो सी एल्गी होते हैं, उनको इतना ज्यादा खाते हैं कि वहां की वेजिटेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो जब वेजिटेशन खत्म हो जाएगी तो उस पर डिपेंडेंट जो फाउना है वो भी खत्म हो जाएगा, उस पर डिपेंडेंट जो एनिमल्स है वो भी वहां से हट जाएंगे। तो इस तरह से वो जो जगह होती है जहां पर इकाइनस फीड करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, फ्लोरा एंड फाउना वहां का खत्म हो जाता है, डेजर्ट की तरह हो जाती है। तो चूंकि समुद्र में है इसलिए सी डेजर्ट कहलाता है। ठीक है, साइंटिस्ट ने इनके जो कंट्रोल के लिए, चूंकि इसकी बॉडी पे स्पाइन्स होते हैं, यद्यपि इजिबल होते हैं, खाए जा सकते हैं, लेकिन कोई खाता नहीं है आसानी से, तो जो सी ऑटर्स होते हैं वो इनको खाने का तरीका जानते हैं। तो जहां कहीं पर भी इकाइनस की पॉपुलेशन बढ़ जाती है वहां पर सी ऑटर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, वो बहुत टेक्निकली, चूंकि मैमल्स हैं, थोड़ा ब्रेन भी होता है उनमें, उस ब्रेन का यूज करके वो इकाइनस को ब्रेक करते हैं और खा जाते हैं। तो उनके कंट्रोल के लिए सी ऑटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो ऑर्डर्स हैं इसमें स्पेटेंगोलोइडिया, स्पेटेंगस, इसमें इकाइनेरेचियस, ये भी एक इंपॉर्टेंट एनिमल है, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इसका कॉमन नेम जो है सी डॉलर है इकाइनोइडिया का ही। बॉडी पे स्पाइन्स होते हैं, लेकिन ये लेटरली ओरली एंड एबोरली कंप्रेस्ड हो जाती है बॉडी इनकी, तो फ्लैट हो जाते हैं। स्पाइन्स हटाने के बाद ऐसा लगता है जैसे अगर आपने पुराने जो सिक्के देखे होंगे जिनमें कॉर्नर्स होते हैं, खासकर 5 पैसे का जो सिक्का था, अगर उस तरह के सिक्के देखें तो बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर निकल के आता है, इसलिए इनको कॉमनली सी डॉलर नाम दिया गया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए, इनमें से आपको जो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एक तो आपको पेंटासेरास, दूसरा एस्टेरियास, तीसरा ओफियोथ्रिक्स, होलोथूरिया, इकाइनस और ये एंटीडॉन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत कॉमन हैं, एमसीक्यू में अक्सर इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉमन नेम पूछे जा सकते हैं या लार्वल फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज अबाउट इकाइनोडर्म्स। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इसके जो कैरेक्टर्स हैं, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट कैरेक्टर्स, उनको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से आप समझ सकते हैं कि नॉन कॉर्डेट से कॉर्डेट्स का इवोल्यूशन हुआ। थैंक यू।